नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में टीएमसी से भगदड़ का सिलसिला लगातार जारी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। उधर बीजेपी के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उन्हें जबरदस्ती नए नए मामलों में फंसाया जा रहा है ममता सरकार के द्वारा। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी को 4 झटके लगे हैं, पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर जितेंद्र तिवारी, उसके बाद शीलभद्र दत्ता और अब जो अल्पसंख्यक सेल के जो महासचिव हैं कबीरुल इस्लाम, उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया है। वो ऐसा लग रहा है कि वहां पे तो भगदड़ मची हुई है जी। और कल तक तो ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये तो कबूतर है, किसी भी जहां भी दाना कोई मिलता है वो उस डाल पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये कबूतर अचानक से ये शेर हो गए क्या कि इनको इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ रही है। और इमरजेंसी मीटिंग 3 कारणों से हो रही है। एक, जो टीएमसी के अंदर जिस तरह से लोग डिससेटिस्फाइड है, लीडरशिप, पार्टी, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो नाराज़गी है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर ममता बनर्जी इस मीटिंग में बातचीत करेंगी। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुस्लिम वोट्स के साथ जो हो रहा है वो कैसे रोका जाए। अब देखिए, 1-2 दिन पिछले ममता बनर्जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि जो मुसलमान है वो दूध देने वाली गाय है, और दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो हम लात खाने के लिए तैयार हैं। ये बयान है। बताइए, देखिए निर्लज्जता का, माने राजनीति को किस स्तर पे इन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पे पहुंचा दिया है। एक तो मुसलमानों को कह रहे कि ये दुधारू गाय है, दूध देने वाली गाय है, और ये लात भी मारेगी तो हम लात खाने के लिए तैयार हैं। क्यों? हिंदू कुछ कहेगा तो आप रिएक्ट कर जाएंगी, उनको जेल में डाल देंगी, उनको जो है उनके खिलाफ केस कर देंगी। हिंदू कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी का होगा, उसकी आप हत्या करवा देंगी जी। लेकिन दुधारू गाय मुसलमान अगर कुछ करेगा तो आप लात खाने के लिए भी तैयार हैं। ये किस तरह का कि राजनीति बंगाल में ममता बनर्जी करना चाह रही है, यह अजीबोगरीब स्थिति है। और इन सब लात खाने के लिए तैयार होने के बावजूद मुसलमान इनसे छिटक रहा है। यह बहुत बड़ी चिंता। इसको कहते ना, एक कहावत है, न माया मिली न राम। ये न हिंदुओं का वोट पा पाएगी न ही मुसलमानों का वोट पाएगी, और ये इसलिए इमरजेंसी मीटिंग है। और तीसरा जो मुद्दा जो है इस पूरे मीटिंग में कि ये जो 2 दिन के लिए और ये जो केंद्र के साथ ये जो अमित शाह का क्या तोड़ निकाला जाए, ये तो आईपैक वाले इस प्रशांत किशोर को इसलिए लेकर के आई थी कि ये जो दिल्ली में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये पैसे लिख करके महान बनाने वाले ये जो पत्रकार इस देश के अंदर में दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिहार चुनाव में पिछली बार जब बीजेपी हार गई थी तो कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए थे प्रशांत किशोर के लिए कि प्रशांत किशोर ने मोदी और अमित शाह को हरा दिया। वो इतनी टेक्निक जानता है अमित शाह और मोदी की कि वो ऐसे ऐसे पोस्टर लगवा देता था पटना शहर में कि मोदी जी बिल्कुल अपना रणनीति भूल जाते थे जी। कहने का कुछ और, बोलने का कुछ और। तो वो उनकी साइकोलॉजी को जानता है और उसी हिसाब से तोड़ निकालता था, और इसीलिए महागठबंधन की जीत हो गई। अब ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं कभी इनके बारे में सोचता हूँ, माथा पीटता हूँ मैं। ये वैसे ही लोग हैं जो चुनाव के ठीक पहले 2014 में कह रहे थे कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा मोदी का वेव कुछ नहीं है, 160 सीट लेकर के आएगी, एनडीए को 220 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। मालूम चला बीजेपी जो है बहुमत लेकर के आ गई। पिछली बार 2019 के चुनाव में ये यही एनालिस्ट है, और ये पता नहीं क्यों इन लोगों को पद्मश्री कांग्रेस पार्टी दिया करती थी, दलाली के लिए या पता नहीं किस चीज़ के लिए। इससे बेहतर तो पान दुकान में जो लोग काम करते हैं वो बेहतर पॉलिटिकल
जो है प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन ये जो है वो तो इन लोगों ने वो बना दिया, जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत बहुत ही सिंपल थी कि लालू यादव ने अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया और वहां महागठबंधन बना, जिस वजह से ये लोग जीत गए सीधा सीधी। लेकिन आपने इसको बना दिया और उसी अफवाह और उसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में ममता बनर्जी ने इस सांप को अपने साथ बिठा लिया। अब वो डस रहा है सबको। ये जितने जो लोग जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूं। कोई कह रहा है मैं 30 साल से ममता बनर्जी के साथ हूं। और ये आउटसाइडर, कल का ये लड़का, एक कंपनी वाला, एक इवेंट मैनेजर, वो आकर के हमें राजनीति सिखाएगा। वो हमें बताएगा कि भाई चुनाव कैसे लड़ना है। वो हमारी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो भाई यही करना है तो करो जा करके। तो ये ममता बनर्जी की परेशानी है। तो ममता बनर्जी के सामने एक घर के अंदर जो भगदड़ मची हुई है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, मुस्लिम वोट इनके हाथ से छिटक रहा है, उसको कैसे रोका जाए, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। और इन सब से आप निपट भी लेंगे, अमित शाह से कैसे निपटोगे? अभी देखिए लगातार जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है। किस तरीके से अमित शाह ने, जिसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को उलझा दिया है। और ये मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अमित शाह की स्ट्रेटजी बिल्कुल ही साफ है कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे काम करो। ये शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी है, ये अपने आप मिस्टेक करते चली जाएगी। और अब तक यही हो रहा है। अब ये 2 दिन का दौरा है, अमित शाह जी वहाँ पे जाएंगे और उस दौरान किस तरीके से बंगाल की जो राजनीतिक फिजा है वो बदलने वाली है, वो आगे 2 दिन में आपको मालूम चलेगा। जी, और मनीष जी, बीजेपी के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। तो क्या है ये पूरा मामला? उन्होंने कहा है कि जो नए नए मामलों में ममता सरकार है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कि जितने भी जो टीएमसी में जो पहले लीडर्स थे उनके जो बीजेपी में आ गए, तो ममता बनर्जी तो हिटलर की भी हिटलर है। क्या मजाल मुझे छोड़ के बीजेपी में चला गया। पुलिस तो वहां टीएमसी कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल होती है। तो आप क्या करते हो? तो आप उनके लोगों को मरवाना चालू कर देते हो। पहला काम, अटैक होने लगता है, उस पर हमला होने लगता है। और उसके बाद फर्जी केसेस डाल दिए जाते हैं। फर्जी केसेस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, बैरकपुर के एमपी हैं बीजेपी के, पहले टीएमसी के, मैंने ममता बनर्जी के वो सबसे बड़े लेफ्टिनेंट कमांडर इन चीफ अर्जुन सिंह वो चले गए बीजेपी में। पुलिस के प्रेजेंस में उसके घर के ऊपर कम से कम 100 बम फेंके गए। तृणमूल के गुंडों ने दिन दहाड़े वो गोलियां चलाते रहते थे, फिर केंद्र को सिक्योरिटी देना पड़ता था। यही हाल मुकुल रॉय का, यही हाल तमाम जो लोग टीएमसी को छोड़ के वो आ रहे हैं बीजेपी में, उनके साथ हो रहा। आप देखिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी है, अभी वो ज्वाइन नहीं की, वो टीएमसी उन्होंने छोड़ा है और इमीडिएटली उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यही चीज है। तो इसको लेकर के कई सारे ये जो बीजेपी के लीडर्स ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि ममता बनर्जी अब एन केन प्रकार इनको जेल के अंदर डालेंगी। तो कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम हैं जिनके ये जो है कि ये दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर केस है, मुकुल रॉय है, अर्जुन सिंह है, पवन कुमार सिंह है, कबीर शंकर बोस है और तमाम इस तरह के लोग। ये लोग एक याचिका लेकर के गए कि हम लोग तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम सांसद हैं और हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि इस पर हमें कुछ राहत दिया जाए। तो कोर्ट में जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा अर्जुन सिंह के वकील से कि भाई ये बताओ कि भाई तुम्हारे ऊपर कितने केसेस हुए हैं? बोले हमारे ऊपर 64 केसेस हो गए हैं। बोले ये केसेस कब आपके ऊपर डाले गए हैं? बोले मैं ये जो पिछली बार जब मैं टीएमसी से वापस आया, मैं बीजेपी में और मैं सांसद बना हूं, सांसद बनने के बाद पिछले 1 साल में 64 केसेस बनाए गए।
अब ये बताइए। और जज साहब भी परेशान कि भाई ये क्या है। वो बोले मैं सांसद हूं, हमारे ऊपर कोई दंगा भड़काने का, तो ये करने का, तो वो करने का, इस तरह के केसेस जो है लाद दिए जाते हैं। और शायद ये जो मीटिंग है कि जो किस तरह से एक्सोडस को रोका जाए, ममता बनर्जी आज शायद ये फैसला करने वाली थी कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कि जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स को जैसे बुलाया जाएगा। तो ये कन्फ्रंटेशन में बिलीव करती है। ममता बनर्जी की राजनीति ही कन्फ्रंटेशन की है, कि जैसे ये 3 अधिकारियों को जो बुलाया गया है उनको तो जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के ट्वीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उनकी नौकरी जाएगी या फिर वो सेंटर में डिप्यूटेशन के लिए जो है वापस आएंगे। तो इसको लेकर के इनका जो काउंटर प्लान यही था कि आप जैसे ये 3 अधिकारी को अगर वो लेकर के जाते हैं, ये तमाम बीजेपी वालों के ऊपर जिनके ऊपर केसेस है सबको गिरफ्तार करना चालू कर दो। और इसलिए ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। और ममता बनर्जी का इसको कह सकते हैं कि सारे प्लान के ऊपर जो है वो पानी फिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस नहीं कर सकेगी। तब अब अगली सुनवाई होगी तो चुनाव के बाद ही अब अगली सुनवाई होगी। तो चुनाव तक इन लोगों को राहत मिल गया है। ममता बनर्जी अब इन लोगों को न गिरफ्तार कर पाएगी न कुछ कर पाएगी। ये तमाम लोग जो है अब ये इस टेंशन से वो मुक्त हो गए कि पता नहीं कि वो कैंपेन करने के लिए जाए उनको उठा ले, जैसे कैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। अंधेर नगरी है ना, वहां पे कोई कानून काम नहीं कर रहा है, तो ये राहत मिल गई है जी। और उधर मनीष जी, बीजेपी ने उपचुनाव आयुक्त को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि बुर्के वाली जो महिलाएं हैं पोलिंग बूथों पर, उनकी पहचान के लिए महिला सीपीएफ कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। देखिए, लगातार बीजेपी एकदम बहुत ही प्लानिंग के साथ वो सारे काम को कर रही है। वो इस बात को अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि अगर वहाँ पे बंगाल पुलिस और बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र के अंदर और उनके तहत ये चुनाव होता है, तो ये एन केन प्रकारेण ममता बनर्जी को जितवाने के लिए अपनी सारी मर्यादा को ताक पर रख देंगे, और ऐसे में उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लगातार ये जो बात इलेक्शन कमीशन को कही जा रही है, वो एक एक मुद्दा, एक एक चीज़ डेली कुछ न कुछ वहाँ पे, हालांकि अभी वहां पे कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं। जैसे शिकायत लेकर के पहुंचा गया कि भाई बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज में ये जो बांग्लादेशी बाहर से आए हैं, जो रोहिंग्याज आए हैं, उनका फर्जी इलेक्शन कार्ड बनाया जा रहा है, तो उसकी चेक होनी चाहिए, उसके आधार, उसका सारा कुछ उसके। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई इस पर चेक करेंगे। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं, यहाँ पे जो अधिकारी हैं, ये सब प्रशासन जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे सेंट्रल डेपुटेशन के ऊपर ही सारा चुनाव हो, इसकी व्यवस्था की जाए। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये नॉलेज में चला गया, इलेक्शन कमीशन की टीम जा भी रही है। अब एक नया शगुफा आया कि ये सारे लोग जो ग्राउंड में जो काम करते हैं, इलेक्शंस में जो काम करते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बुरकों वाली जो वोटिंग होती है, बुरका के अंदर आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। वहाँ पे अगर मेल सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस के भी लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आप मुस्लिम इलाके में जाकर के मुस्लिम महिलाओं को कहें कि भाई तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, तुम्हारा ये फोटो है, तुम्हारा ये इलेक्शन कार्ड है, ये अपना चेहरा दिखाओ। दंगा भड़का देते हैं ये लोग, और ये मेल ऑफिसर्स कर नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि भाई फीमेल ऑफिसर्स की तैनाती हर जगह होनी चाहिए, कि ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। क्योंकि ये होता क्या कि सुदूर इलाकों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, और बंगाल की स्थिति तो और भी खराब, मैं आपको बता दूं, कई इलाकों में तो बंगाल की पुलिस जा भी नहीं सकती। जो इलेक्शन के तरफ से जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो सब कुछ जाते हैं, वो हाथ जोड़ के से खड़े हो जाते हैं। ये टीएमसी के गुंडे वहाँ जो मुस्लिम इलाकों में खास करके वो आते हैं, कोई वोटिंग नहीं होता, सबका वो बटन दबा हुआ करके बंद करके वो खत्म। ये बंगाल की हकीकत है।
तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो है नहीं। तो बीजेपी एक एक इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अभी से ही इलेक्शन कमीशन के नज़र में डाल रही है कि ताकि इलेक्शन कमीशन जब अपनी तैयारी करे तो इन कंप्लेंट्स, इन हकीकत को वो अपने सामने रखे और उस हिसाब से ही पूरी तैयारी कर सके। जी, और मनीष जी, बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और इसी को देखते हुए जो बीजेपी है उसने 7 लोगों की टीम बनाई है, स्पेशल टीम बनाई है और उनको अलग अलग जगह पर तैनात किया है। 6 क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र दिए गए हैं उन्हें, और उन्हीं में से जो एक है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगी। देखिए, ये जो पहले आपको मैं बता दूं कि भाई ये जो आपने जो बात कही, जो स्पेशल जो टीम बनी है, ये है मेटिकुलस प्लानिंग का नतीजा। ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अब आपने क्या किया, टोटल 42 लोकसभा सीट्स हैं, आपने उसे 6-7 अलग अलग श्रेणी में आपने बांट दिया। हर जो उसमें केशव मौर्य भी है, नरोत्तम मिश्रा भी है, तमाम तरह के लोग हैं, 7 बड़े लीडर्स दूसरे राज्य के, उनको इंचार्ज बना करके वहां भेजा गया। अब वहां होगा क्या, आपके पास एक वरिष्ठ व्यक्ति आ गया, पार्टी के रिसोर्सेज से लेकर के मिलना जुलना ये वो, और सबसे अहम चीज कि वहां कोई बाहर का आदमी अगर आकर के इंचार्ज बना दिया जाता है तो वहां का जो इंटरनल आपस की जो होता है, हर पार्टी के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, आपस में ये लोग भिड़ते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये पार्टी में रह करके कुछ लोग जो है अन्यथा काम करते हैं। तो ये कोई बाहर का आदमी अगर ऐसी स्थिति में उस जगह पे पहुंच जाता है तो वो इन झगड़ों को, पार्टी के अंदर के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको निदान करने में उसको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा आसानी होती है, बशर्ते वहाँ का लोकल आदमी हो, क्योंकि वो तो उसका एक पार्ट हो जाता है। लेकिन बाहर से आप जब भेजते हैं तो 2-3 चीज़ें जो है बिल्कुल तय हो जाती है कि एक, कोई भी कार्यकर्ता को, लोकल लीडर को, किसी भी पंचायत स्तर के लीडर को, ब्लॉक स्तर के लीडर को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, दे नो वे टू टॉक। दूसरा, कहीं कोई गतिविधियां, कहीं कुछ गड़बड़ पार्टी के अंदर चल रहा है तो यू नो कि इससे बातचीत करनी है। तो ये एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दिमाग लगा रही है, किस तरीके से पार्टी को एकजुट रख करके इस इलेक्शंस को लड़ा जाए, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक ऐसे नाव में सवार है जिसमें कई सारे छेद अचानक से उभर आए हैं। वो एक छेद को उधर बंद करती है तो दूसरे से पानी निकलने लगता है, उसको बंद करने जाती है तो पहले से पानी निकलने लगता है। तो ये नाव जो है तृणमूल की, वो हुगली नदी में जो है डूबने के लिए वो तैयार हो गई है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहते हैं अगर दुश्मन को हराना हो तो हमें संगठित होकर लड़ना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल के अंदर टीएमसी की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार वहां पर भगदड़ चल रही है, तो ऐसे में पार्टी तो संगठित है ही नहीं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार नई नई स्ट्रैटेजीज बना रही है ममता के खिलाफ, वो इस पर सोने पर सुहागे का काम कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।